हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। लास्ट की क्लास में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया था और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम हिस्ट्री पूरी समझ लिए थे और उसमें हम आधुनिक परिभाषा भी बताए थे कार्बनिक रसायन की। और कार्बनिक रसायन की जो परिभाषा बताए थे उसमें हमने बताया था जो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हाइड्रोकार्बन तथा उनके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है कार्बनिक रसायन कहलाती है। और उसमें हमने ये कहा था कि हम लास्ट क्लास में इसके बाद जो क्लास आएगी नेक्स्ट क्लास में हम हाइड्रोकार्बन को डिटेल में बताएंगे, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले हम और कुछ बेसिक बताना चाहेंगे। वो चलिए समझ लीजिए, बेसिक पहले समझ लीजिए, फिर हम हाइड्रोकार्बन के बारे में बताएंगे। ठीक, तो बेसिक हेडिंग लगा लीजिएगा। और बेसिक में सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है अबाउस प्रिंसिपल आपने सुना होगा। अबाउस AUFBAU अबाउट प्रिंसिपल। ठीक, अबाउट प्रिंसिपल जो होता है, ये अबाउ कोई साइंटिस्ट का नेम नहीं है, ये अबाउट प्रिंसिपल है। इसमें इससे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। जैसे कि आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। ये कैसे आया? अभी यही जो अबाउट प्रिंसिपल है वही से आया है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने की हम ट्रिक भी बताएंगे। ट्रिक हम चलिए नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, इसके लिए अलग हम वीडियो लाएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, उसमें हम ट्रिक बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए। चलिए समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अबाउट नियम के हिसाब से हम करते हैं। पहले आप 1 2 3 4 5 6 7 तक आप लिख लीजिए। ठीक, फिर एस 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 पी 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 पी। ठीक, यहाँ चलेगा 2, फिर यहाँ पर चलेगा 3 4 5 6 7, यहाँ पर चलेगा 3 4 5 6। ठीक, ये बस लास्ट, यहाँ पर चलेगा 4 5। ठीक, यहाँ पर SP अब यहाँ पर हो जाएगा SPD। ठीक, SPDF इसमें हो जाएगा SPDF SP। ठीक, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है तो आप ऊपर से एक तीर लाइए ऐसे यहाँ से और इसको इस पार निकाल दीजिए। ठीक, फिर ऊपर से एक तीर लाइए यहाँ से, फिर इसको ऐसे निकाल दीजिए, फिर एक तीर ऊपर से लाइए, फिर इसको ऐसे निकाल दीजिए, फिर ये तीर गई ऐसे और फिर ये यहाँ पर आई। ठीक, और ये फिर ऊपर गई यहाँ पर घूमकर और फिर ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाली ये तीर आ गई ऐसे। ठीक, फिर ये जाएगी और फिर ये घूमकर आ जाएगी ऐसे, फिर ये इधर को जाएगी और ये यहाँ पर मिलेगा। ठीक, फिर ऐसे 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 और ये ऐसे निकल जाएगी और फिर ये ऐसे 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 ऐसे। अब इस पर हम गोला मार देते हैं जितने हैं ये सभी लाइन पर आ रहे हैं, जो ये गोले हैं ये सभी इस लाइन पर आ रहे हैं।
ठीक, अभी देखिएगा। ये हो गया। ठीक, अब लिखने की बारी है। हमने जो है ये इधर को ले गया तो हमने ये निशान लगा दिया, ये इससे पता चल रहा है कि ये हम इधर को गए हैं। ठीक, ये यहाँ पर यहाँ पर ये ये ठीक, इससे ये पता चलेगा कि हम उस तरफ से आए हैं और इस तरफ गए हैं। बस यही लिखना है इलेक्ट्रॉन में। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो एस पी डी एफ सब जो सबसे होती हैं, एस पी डी एफ, ठीक, एफ जो एस होता है इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो पी होता है, पी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो डी होता है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एफ जो होता है इसमें 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, आपको एस इस तरह लिखा है, तो अगर हम एस को इस तरह लिख दें, इस तरह, ठीक, मतलब घुमा कर लिख दें, याद करने की देखिए ट्रिक। जो एस है इस तरह लिखा है, तो एस को हम इस तरह कर दें तो ये 2 मालूम देगा। ठीक, देखने में 2 लगेगा। जब हम एस को घुमा देंगे, ठीक, तो ये 2 लगेगा देखने में। तो उससे हम ये याद रख सकते हैं, जो एस हो गया उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब पी है, पी को पकड़िए ऐसे और इसको इस तरह घुमा दीजिए, यानी कि ये रेखा ऊपर चली जाएगी और ये वाली जो है ये कुछ इस प्रकार बन जाएगी। ठीक, तो ये यहाँ पर मालूम दे रहा है 6। ठीक, जो बचपन में बच्चे इसी तरह का 6 बनाते हैं। ठीक, यहाँ पर 6 मालूम दे रहा है, तो इससे आप याद रख सकते हैं जो पी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। डी, एस पी डी होता है, डी का मतलब ही होता है 10, डी से 10। आप 10 याद रख सकते हैं कि डी में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। और एफ से होता है 14, एफ से 14, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। यह है याद करने की ट्रिक। ठीक, ऐसे आप याद रख सकते हैं कि एस में 2, पी में 6 और डी में 10, एफ में 14। ठीक, अब हम इसे इरेज करते हैं, फिर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। ये जो इस प्रकार लिखा जाता है वो लिखेंगे। ठीक, ये देखिए, यहाँ पर देखिए 1s, फिर 2s, ठीक, फिर 2p। अब हमने बताया था जो s होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, s होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर जो p होता है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर देखिए 1s हो गया, 2s हो गया, 2p हो गया। ठीक, अब बारी आती है 3s, तो हमने 3s लिख दिया। और 3 जो s होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब यहाँ पर जब घूम कर जाइए 3s के बाद आता है 3p और p में 6 इलेक्ट्रॉन। p के बाद आता है 4s, यहाँ पर देखिए 4s, तो हम 4s लिख देते हैं, 4s और s में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर घूम कर जाइए, यहाँ पर घूम कर जाइए, फिर यहाँ पर देखिए ये आ रहा 3d, तो हम यहाँ पर 3d लिख दिया। और यहाँ d में हमने कितने इलेक्ट्रॉन बताए थे, d से 10, यहाँ पर हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब यहाँ पर आगे आइए, फिर मिल रहा है 4p, यहाँ पर मिल रहा है 4p और p में 6 इलेक्ट्रॉन। p के बाद मिल रहा है 5s, ये s है, इस तरह बोला हमारा तो उस पर हो गया है, ये 5s। ठीक, 5s, तो यहाँ पर हम 5s और s में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब इसी प्रकार यहाँ से फिर जाएंगे और ये लिखेंगे 4d और d में 10 इलेक्ट्रॉन। फिर s जो 5p है, फिर 5p p में 6 इलेक्ट्रॉन। फिर 6s में 2 इलेक्ट्रॉन।
आप 118 तत्व होते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन इसमें फिल हो जाएंगे। ठीक, फिर ये 6s हो गया। फिर यहाँ पर आता है F, 4f, 4f और F में 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक, फिर F के बाद आता है 5d, 5d, d में 10 इलेक्ट्रॉन। 6p, p में 6 इलेक्ट्रॉन। 7s, 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 s में 2 इलेक्ट्रॉन। फिर आता 5f, f में 14 इलेक्ट्रॉन। फिर 6d, 6d और d में 10 इलेक्ट्रॉन। फिर आता है 7p, 7p, p में 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक, आप जब पूरे इलेक्ट्रॉन भरेंगे 118 लास्ट तत्व होता है, तो आपके 118 भी इलेक्ट्रॉन इसमें यहाँ तक आ जाएंगे। ठीक, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब हम इसे इरेज करते हैं। अब कोई हम तत्व लेते हैं, फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10। ठीक, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया। अब मान लीजिए हम कोई तत्व ले रहे हैं, जैसे कि पहले हम तत्व कार्बन ही लेते हैं। ठीक, कार्बन लिया, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 6 होता है। ठीक, और इसका एटॉमिक मास 12 होता है। अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए यहाँ पर लिखा है। इसमें हम इलेक्ट्रॉन, इसके 6 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 6 इलेक्ट्रॉन हम फिल कर देंगे। ठीक, तो 1s2, 1s2, 2s2, 1s2, 2s2 और 2p2। देखिए इसके 6 इलेक्ट्रॉन, 2, 2, 4, 2, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो गया। अब जैसे कि हम सोडियम ले लेते हैं, सोडियम इन्ने, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 1s2, 1s2, 2s2, 2p, 2p6। अब देखिए 6, 4, 10, यहाँ पर 6, 4, 10, 2p6, 3s1। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया सोडियम का। ठीक, इसी प्रकार जैसे कि क्लोरीन, क्लोरीन कितना होता है 17। ठीक, क्लोरीन का 17, तो हमने क्लोरीन का 17 ले लिया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s2, 3p6। ठीक, यहाँ पर कितना हो गया 10 और 2 12 हो गया। ठीक, अब बच्चा कितना 5, और यहाँ पर जो है 3s2 और इसके बाद आता है 3p6। लेकिन बच्चे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, बच्चे हैं 5 इलेक्ट्रॉन। देखिए 2, यहाँ पर देखिए 2, 2, 4 और 6, 10, 10, 2, 12 इलेक्ट्रॉन हम भर चुके हैं। और 17 इलेक्ट्रॉन के टोटल इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक, 17 इलेक्ट्रॉन टोटल इलेक्ट्रॉन हैं और हम 12 भर चुके हैं। तो बच्चे कितने हैं 5 इलेक्ट्रॉन। और इसके बाद आता है 3p। अब थ्री में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन अब यहाँ पर देखिए 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर बच्चे 5 हैं। तो आप इसमें जो p होता है, इसमें 6 से ज़्यादा नहीं भर सकते, लेकिन कम जरूर भर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर 5 बच्चे हैं तो हम 5 भर देते हैं। ये हो गया क्लोरीन का एटॉमिक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, इसे नोट कर लीजिए अगर नोट करना हो। ठीक, ये अब बाउज नियम है। आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीख गए होंगे और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी प्रकार करना है। अब एक बात हम आपको और बता दें, चलिए बता ही देते हैं। जैसे कि क्रोमियम, देखिए क्रोमियम एटॉमिक नंबर होता है 24। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। यहाँ पर देखिए मिलाइए आप 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4s2। देखिए 10, 10, 20। अब 4s2। ठीक, यहाँ तक हो गया 4s2।
यहाँ पर आते ही वाली, ठीक। अब आती है 3D। अब डी में 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जो डी सबसे होगा इसमें कभी भी 4 और 9 इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाएंगे, ठीक। जो डी सबसे होगा इसमें लास्ट में कभी भी 4 और 9 इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन हम भर देंगे, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये गलत हो जाएगा, ठीक। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत हो जाएगा। आप इसे याद रखना, जो डी सबसे लो है इसमें 4 और 9 इलेक्ट्रॉन जो लास्ट में नहीं भरे जाएंगे, ठीक। अब इसका सही कैसे होगा, इसे हम साफ करते हैं फिर समझते हैं। ये याद रखना, जो डी होगा इसमें 4 और 9 इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाएंगे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही कैसे होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 जो 4s है, ठीक। 4s का एक इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा और एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, ठीक। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो जाएगा क्रोमियम का, ठीक। और ये सही है। जो कल पढ़ रहे थे कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो हम चलिए कुछ कार्बन के बारे में समझ लेते हैं। कार्बन, तो पहले बात ये समझ लीजिए, जो तत्व होते हैं, जो तत्व होते हैं, तत्व का जो प्रदर्शन होता है कुछ इस प्रकार से होता है। तत्व का प्रदर्शन कुछ इस प्रकार होता है। यहाँ पर जो लिखा होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, और यहाँ पर जो लिखा होता है वो एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक नंबर को ए से प्रदर्शित करते हैं और एटॉमिक मास को जेड से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है वो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होती है, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है वही एटॉमिक नंबर होता है, ठीक। और जो एटॉमिक मास होता है वो एटॉमिक मास जो होता है वो प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, एटॉमिक मास, ठीक। ये बात याद रखना। ये हो गया इसकी कुछ बेसिक बात। अब हम कार्बन की बात कर रहे हैं, ये तो किसी सामान्य तत्व का हो सकता है। अब हम कार्बन की बात करें तो कार्बन एक तत्व है, ठीक, और ये एक अधातु है, ठीक। कार्बन एक तत्व है जो कि अधातु है, अधातु, ठीक। और इसका जो इसका एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है और एटॉमिक मास 12 होता है, ठीक। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 होता है, ठीक। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, 2,4, ठीक। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और एक बात हमेशा याद रखना, जो तत्व होते हैं, कोई भी तत्व हो वो स्टेबल होना चाहता है, और स्टेबल होने के लिए उसके बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक। तो वह स्टेबल होगा। अब कार्बन के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन आए हैं, ठीक। कार्बन के जो बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो ये स्टेबल होना चाहेगा, लेकिन अब ये स्टेबल कैसे हो, ये 4 इलेक्ट्रॉन का दान करे और या तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, ठीक। अब लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन जब ये मान लो अगर जो कार्बन है 4 इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण कर रहा है, तो कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो इस पर 4 माइनस आ जाएगा, ठीक। अगर ग्रहण कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, ठीक। और अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, ठीक। जो कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए जो इस पर 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो इस पर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो गया, और इलेक्ट्रॉन होता है उस पर
निगेटिव चार्ज होता है, इस पर 4 इलेक्ट्रॉन कमी हुई, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया। ठीक, अब यह जब 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो ये बनाएगा ऋण आयन। ठीक, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो ये बनाएगा ऋण आयन, और ऋण आयन को बोलते हैं एनायन। ठीक, एनायन बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करे, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो ये बनाएगा धनायन, और धनायन को बोलते हैं कैटायन। ठीक, कैटायन। चार इलेक्ट्रॉनों ठीक, 4 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करे या 4 इलेक्ट्रॉन दान करे तो ये बनाएगा धनायन या ऋणायन बनाएगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जो कार्बन कभी भी 4 इलेक्ट्रॉन ना ही ये दान करता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अर्थात हमारे कहने का मतलब है कार्बन ना ही कभी 4+ बनाता है और ना ही कभी 4- बनाता है। ऐसा क्यों? कार्बन स्टेबल होने के लिए ये 4+ और 4- क्यों नहीं बनाता है? तो 4+, पहले ये समझ लीजिए 4+ क्यों नहीं बनाता है। कार्बन स्टेबल होने के लिए 4+ क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि जो इसका आयनन विभव होता है वो बहुत अधिक हो जाता है, इसलिए ये 4+ नहीं बनाता है। ठीक, और यहाँ पर देखिए ये वाला समझिए, जो कार्बन है उसके पास 6 प्रोटॉन हैं। ठीक, और 6 इलेक्ट्रॉन हैं। जो है कार्बन है उसमें 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण क्यों नहीं करता है? देखिए इसे 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण क्यों नहीं करता है? अगर ग्रहण करे तो इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज 4- आ जाएगा, लेकिन ये ग्रहण क्यों नहीं करता है? कार्बन के पास 6 प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है। ठीक, और 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो कितने हो जाएंगे? टोटल 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। आप देखिए इस पर जो है यहाँ पर 6 प्रोटॉन हैं और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसलिए जो प्रोटॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन जो होते हैं वो 10 इलेक्ट्रॉनों को रोक नहीं पाते हैं। ठीक, संभाल नहीं पाते हैं। 6 प्रोटॉन जो होते हैं वो 10 इलेक्ट्रॉनों को संभाल नहीं पाते हैं, इसलिए ये 4- नहीं बनाता है। तो ये स्टेबल कैसे होता है? ये भी तो बात है। अगर ये 4+ नहीं बनाता है और 4- नहीं बनाता है तो ये स्टेबल कैसे होता है? और कार्बन स्टेबल कैसे होगा? तो जो कार्बन होता है वो सहसंयोजक बंध बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। जो इलेक्ट्रॉनों का होता है आदान प्रदान करता है, लेकिन इक्वली अगर कार्बन 4+ और 4- नहीं बनाता है तो कार्बन जो है ये नोबेल गैसेस जैसा जो है संतुलित कैसे होता है? ठीक, तो कार्बन जो होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, सहसंयोजक बंध बनाता है। सहसंयोजक बंध क्या होता है? इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान, मतलब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं, साझेदारी से जो बंध बनता है उससे कहते हैं सहसंयोजक बंध। ठीक, कोवैलेंट बॉन्ड, जैसे कि ये कार्बन है। ठीक, अब जो कार्बन होता है वो 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन केवल 4 बॉन्ड बनाता है क्योंकि उसके बाह्यकोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और कभी भी 5 बॉन्ड या 6 बॉन्ड कभी भी नहीं बना सकता है। इसके बाह्यकोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक, अब 4 हाइड्रोजन आए। ठीक, 4 हाइड्रोजन आए कार्बन के नज़दीक। ठीक, ये हो गए। देखिए यहाँ पर देखिए ये हैं कार्बन के इलेक्ट्रॉन। ठीक, और ये जो हैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन।
देखिए ये अपना जो है अष्टक कैसे पूरा करता है कार्बन। ये हैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, ठीक। और ये जो हैं दिख रहे हैं, ये जो हैं कार्बन के इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब इनमें जो है इक्वल शेयरिंग होती है, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और ये भी अपना इलेक्ट्रॉन थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, और यहाँ पर धीरे धीरे बॉन्ड इनका बन जाता है, ठीक। यहाँ पर बॉन्ड बन जाता है, ये बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक। फिर ये बढ़ाते हैं अपना इलेक्ट्रॉन, इधर बॉन्ड बना लेते हैं, और ये बढ़ाते हैं तो ये इधर बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक। और ये बढ़ाते हैं तो इधर बॉन्ड बना लेते हैं। और हाइड्रोजन के पास अब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, दोनों स्टेबल हो गए, ठीक। ये शेयरिंग किए और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, दोनों स्टेबल हो गए, ठीक। जो कार्बन होता है वो सहसंयोजक द्वारा अपना स्टेबल कंप्लीट अष्टक पूरा करता है और वो स्टेबल होता है, ठीक। ये बात क्लियर हुई। अब हम कार्बन के बारे में थोड़ा और कुछ समझ लेते हैं, ठीक। ये हम साफ करते हैं पूरी तौर से, ठीक। अब आप ये जानते होंगे जो कार्बन होता है इसके असंख्य यौगिक होते हैं, तो हेडिंग लगाते हैं जो कार्बन होता है इसके असंख्य यौगिक होते हैं। तो कार्बन के असंख्य यौगिक होने के कारण, क्या कारण है जिसके कारण कार्बन के असंख्य यौगिक होते हैं, होने के कारण ये समझते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए जो कार्बन की संयोजकता होती है वो 4 होती है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इसलिए इसके चतुसंयोजकता, कार्बन में चतुसंयोजकता होता है। कार्बन जो है चतुसंयोजित होता है और जिस कारण ये 4 बॉन्ड बनाता है और इसके असंख्य यौगिक होते हैं, ठीक। दूसरी बात, जो कार्बन है वो अन्य तत्वों से भी बॉन्ड बना लेता है, जैसे कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन से बॉन्ड बना लेता है, ठीक। कार्बन चतुसंयोजक होता है, ये 4 बॉन्ड बनाता है, इसकी चतुसंयोजकता होती है, इस कारण इसके असंख्य यौगिक पाए जाते हैं, ठीक। पहली हेडिंग हमने बताया है कार्बन की चतुसंयोजकता, लिख लीजिए हेडिंग, कार्बन की चतुसंयोजकता, ये पहली हेडिंग है, ठीक। और दूसरी हेडिंग जो होती है, जो कार्बन होता है इसके, जो कार्बन होता है, कार्बन का जो संकलन होता है, श्रृंखलन का जो गुण होता है वो समझते हैं, कार्बन के श्रृंखलन का गुण, ठीक। हेडिंग लगाते हैं, इसे हम रियाज करते हैं। दूसरी हेडिंग हम लगाते हैं, ऊपर ही लगाएं तो ज़्यादा ठीक रहेगा। दूसरी हेडिंग है हमारी कार्बन के श्रृंखलन, कार्बन के श्रृंखलन के गुण, ठीक। जो कार्बन होता है वो जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो इनमें श्रृंखलन गुण अनेक प्रकार का होता है, यानी कि जो कार्बन होता है वो ओपन चेन, खुली श्रृंखला, ओपन चेन, ठीक, खुली श्रृंखला बनाता है। क्लोज्ड चेन और जो है ब्रांच्ड चेन, यानी कि खुली श्रृंखला, यहाँ पर लिख लीजिए खुली
श्रृंखला, बंद श्रृंखला एंड जो है यह ब्रांच एंड शाखित श्रृंखला। ठीक, लिख लीजिएगा शाखित श्रृंखला। जो कार्बन होता है इसमें श्रृंखलन का गुण 3 प्रकार से पाया जाता है, ओपन चेन, क्लोज चेन, ब्रांच चेन। ओपन चेन जैसे कि कोई स्ट्रक्चर हम लिख रहे हैं CH, C, ठीक, ये C, ये इसकी ओपन चेन। देखिए यहाँ पर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड हमने चारों तरफ से बना दिए हैं कार्बन के। देखिए 4 बॉन्ड हैं और इसकी वैलेंसी हम हाइड्रोजन से कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक, ये कार्बन की जो है ओपन चेन है, खुली श्रृंखला है। और यहाँ पर देखिए 4 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक, अब इसके हम क्लोज चेन, कार्बन देखिए ये है इसका क्लोज चेन। जो कोना होता है, ठीक, वो कार्बन को प्रदर्शित करता है। कोई भी जो कोना होता है, वो कार्बन को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर हम हाईलाइट कर दिया, थोड़ा मोटा कर दिया। ठीक, ये हो गया कार्बन। और कार्बन के अलावा कोई अन्य तत्व है तो उसे दिखाया जाएगा, लेकिन जो हाइड्रोजन होता है वो इसमें नहीं दिखाए जाते हैं। जो हाइड्रोजन होते हैं वो नहीं दिखाए जाते हैं, लेकिन उनके अलावा कोई अन्य तत्व जैसे ऑक्सीजन होगा तो वो दिखाया जाएगा जो है क्लोज चेन में। ठीक, अब यहाँ करें ब्रांच चेन। ब्रांच चेन जैसे कि बात करें तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3। अब यहाँ पर इसकी हम ये वैलेंसी कंप्लीट कर दिया। ठीक, और इसका हम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जोड़ दिए, एक कार्बन जोड़ दिया, ये हाइड्रोजन से हम वैलेंसी इसकी कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक, और ये भी हम हाइड्रोजन से कंप्लीट कर रहे हैं और इसको हम CH2 CH3 कर दिया। ठीक, 1 2 3 और 4। ये अगर हम बात करें तो 1 2 3, इधर 3 कार्बन है और ये इसकी ब्रांच हो गई। ठीक, यही है ब्रांच चेन, ये हो गई ब्रांच चेन। ठीक दोस्तों, आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।